अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपके साथ नबीहा इजाज़ खान और नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज दो अच्छी खबरों के साथ। और ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ईद उल अज़हा पर अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के टिकट्स में रियायत का ऐलान कर दिया है और PIA की जो अंदरूनी मुल्क परवाज़ें हैं उनके टिकट्स पर जो ईद की छुट्टियाँ होंगी उस पर मुसाफिरों को 10% की रियायत हासिल होगी और ये रियायत 30 जून और 1 जुलाई को नाफिजुल अमल होगी। तो ये अच्छी खबर है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर वापस ट्रेवल करना है ईद की छुट्टियों में। बहरहाल तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिर रियायती टिकट फौरी तौर पर जारी करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब सरकारी मुलाजमीन के लिए भी अच्छी खबर आ गई है ईद उल अज़हा से पहले। तो ये बड़ी खुशखबरी है। खबर ये है कि हुकूमत ने जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको ईद उल अज़हा से कबल तनख्वाह, अलाउंसेस और पेंशन की अदायगी का फैसला किया है। वजारत ख़जाना का ये कहना है कि जो अदायगी है वो आज हो जाएगी और पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी इंशाल्लाह, जबकि 29 जून से 1 जुलाई तक छुट्टियों का ऐलान भी किया गया है। तो नाज़रीन, ये तो हमने दो अच्छी खबरें शेयर की, एक तो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से और दूसरा जो उनके जो अंदरूनी मुल्क की परवाज़ें हैं उस पर मुसाफिरों को 10% की रियायत होगी। तो आई एम श्योर कि इन अच्छी खबरों के साथ आपका जो आज का दिन है वो भी उसका आगाज़ अच्छा हुआ होगा। तो नज़र डालते हैं अब प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज पर। बेंच तहलील, फौरी हुक्मे इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। बैरूने मुल्क से मज़मूम मुहिम चलाने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। IMF मुआहिदा, अमरीकी सर्द मोहरी के बाद पाकिस्तान प्लान B पर अमल करेगा। और अदम बर्दाश्त और बिखरता माशरा कैसे काबू पाया जाए, इस हवाले से भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे जो आज की कल की बल्कि जो सबसे बड़ी हैपनिंग है उस हवाले से। तो नाज़रीन, अदालत में समाअत तो थी सिविलियन के मुकदमात का फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ, मगर अदालती इस्लाहाती बिल जिसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का नाम भी दिया गया है, इस पर एतराज़ात की वजह से 9 रुकनी बेंच टूट गया। 9 रुकनी बेंच काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक के अलहदा होने से तहलील हुआ। चीफ जस्टिस ने नया 7 रुकनी बेंच बना दिया जो कि मुकदमे की समाअत करेगा और अदालत ने फौजी अदालतों में फौरी तौर पर ट्रायल रोकने का जो हुक्म इम्तना है उसकी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जो कवानीन है उनमें एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। कल शाम मुझे कॉज लिस्ट देखकर ताज्जुब हुआ, इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया। फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूं कि 5 मार्च 2023 को ना बिल आया था ना ही एक्ट बना था। मुझे ताज्जुब है, दुख है और सदमा हुआ। 31 मार्च को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली ने सर्कुलर जारी किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी करना सुप्रीम कोर्ट की वक़्त को जाहिर करता है और सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को मेरा फैसला वापस ले लेती है। ये भी आपके साथ शेयर करें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये भी मजीद कहा कि मैं अपनी दानिश और अकल के मुताबिक बात करूंगा। जब एक बेंच का हिस्सा नहीं था तो फिर मुझे क्यों शामिल किया गया। मैंने एक नोट लिखा जो कि 8 अप्रैल को वेबसाइट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी पाकिस्तान का कानून है और मैंने हर नोट अपने साथी से शेयर किया। एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया और इंक्वायरी कमीशन को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोका। इंक्वायरी कमीशन को कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही जवाब मांगा गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं इस बेंच को कोर्ट ही नहीं मानता। उस वक्त तक बनने वाला हर बेंच गैर कानूनी है। काजी फाइज ईसा के बेंच से अलहदा होने के बाद जस्टिस तारिक ने भी उनसे इत्तफाक किया और बेंच से अलहदगी इख्तियार करी। तो नाज़रीन, ये तो हमने कल की जो एक पूरी हैपनिंग थी, जो मुकालमा हुआ, उस हवाले से हमने आपको शेयर किया। कल भी इस केस की समाअत होगी, उसकी डिटेल्स भी आएंगी। अहम समाअत आज होने वाली है। तो नाज़रीन, ये तो सिविलियन के मुकदमात का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से जो इस्लाहाती बिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है जिसको नाम दिया गया है, इस पर एतराज़ात के हवाले से ये जो बेंच है ये टूटा है और इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और अहम की तरफ बात करते हैं, आपकी तवज्जो दिलाते हैं।
इस वक्त अगर मुल्क के नाज़रीन मुआशी सियासी डिफ़ॉल्ट की हम बात करें तो ये एक कठिन सूरत हाल है जिसका इस वक्त पाकिस्तान को, मुल्क को सामना करना पड़ रहा है। और मईशत का ताल्लुक भी सियासत से होता है। जमहूरी तर्ज हुकूमत में मजबूत और देरपा हुकूमत ही मईशत की राह को हमवार करती है। तो मुल्क के अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे या होने का जो फैसला है वो अब हो चुका है और ये फैसला 3 माह पहले ही अनाउंस कर दिया गया। एक तरफ तो सानिहा 9 मई के मुल्जिमान हैं जिनको सजा देने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई। तो पीपल्स पार्टी के जो 2 अहम रहनुमा जिनमें एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा का नाम सामने आता है, पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करते हुए दिखाई दिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा रही है। हम देख रहे हैं सिंध के जो सैलाब मुतासरीन हैं और चेयरमैन पीसीबी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत से सिंध से निगरान वजीर आजम लेने का भी मुतालबा किया है। तो इस पर क्या फैसला होता है आने वाले दिनों में, क्या सियासी मंजरनामा तब्दील होता है, ये भी पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ नाजरीन, जो अदालती इस्लाहाती बिल का मामला है वो अभी भी ताहाल ज़ेरे समात है। तो ये तो थे अदालत के मामलात। हुकूमत के वज़रा मुसलसल ये बात कर रहे हैं। सानिहा 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं। अभी मरियम औरंगज़ेब ने भी यही बात दोहराई है और साथ उन्होंने शफाफ ट्रायल को यकीनी बनाने की भी बात की है। गो के अब तहरीके इंसाफ छोड़ने वालों की जो तादाद है उसमें नुमाया कमी आ चुकी है और अब तहरीके इंसाफ के रहनुमा गुलाम सरवर, उन्होंने भी अपने वीडियो बयान में तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। तो इस तरह के ऐलानात का सिलसिला, जो फैसले हैं वो भी हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं साथ साथ। और हैरत की बात इसमें यह है कि अक्सर जो लोग हैं जेल जाने के बाद ही ख्यालात में उनके तब्दीली पैदा हो रही है। खैर, अब ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जो लोग बाहर बैठकर मुल्क और उसके अहम तरीन इदारों के खिलाफ बातें करते रहे। हमने देखा कि कुछ दिन पहले भी लंदन में जो एक अहम गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। तो अब इन तमाम लोगों के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है जो मुल्की इदारों को मुल्क से बाहर बैठे टारगेट कर रहे हैं, मुल्की इदारों को जो बदनाम कर रहे हैं, झूठी और जो जाली खबरें फैला रहे हैं, उनको भी अब उनके खिलाफ भी अब पकड़ धकड़ की जा रही है। बहरहाल FIA ने उन तमाम अफराद को बैरून मुल्क से गिरफ्तार कर लाने के लिए जो इंटरपोल है उससे राब्ता किया। ये एक बड़ी हैपनिंग है और इन अफराद के अकाउंट्स ट्रैक करके साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उधर पंजाब और KP की जो निगरान हुकूमतें हैं वहाँ पर 62 अफराद की मुबैना मदाखलत का नोटिस लिया है और कहा है कि निगरान हुकूमतों का गैर जानिबदाराना और जो गैर मुतनाज़ा होना वो भी ज़रूरी है। ये तो नाज़रीन हमने सियासी हालात आपके साथ शेयर किए कि जो मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है वो किस तरह से है। इकॉनमी या जो मुआशी बहरान है, क्राइसिस, वो भी इस वक्त मौजूद है। साथ साथ जो सियासी बहरान है वो भी मौजूद है। अब एक और अहम मामला जिसने मीडिया, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें हमने देखी, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे। बहरे ओकियानूस में जो लापता आबदोज़, जिसको टाइटन का नाम दिया गया, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इसमें जाने वाले जितने 5 अफराद थे दे आर नो मोर। बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबर है क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो टाइम है ऑब्वियसली वो एक मुद्दत तक के लिए एक उसका लिमिटेड टाइम था, वो ख़त्म हो चुकी है। बहरे ओकियानूस में ये लापता आबदोज़ टाइटन की तलाश हाल जारी है। आबदोज़ में ऑक्सीजन ख़त्म होने की जो डेडलाइन है वो तो नाजरीन ख़त्म हो चुकी है, मगर इस बदकिस्मत आबदोज़ और इसमें सवार मुसाफिरों की जो तलाश है उसकी ऑब्वियसली कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब टाइटन के जो नाक़िस हिफाजती इंतज़ाम हैं अब उस पर बहुत सारे सवालात उठने लगे हैं। माहिरीन ये कह रहे हैं कि आबदोज़ टाइटैनिक के मलबे तक उतरने और दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं थी। क्यों हुआ ये सारा इंसिडेंट, क्या वजूहात बनी, इस पर अब बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबदोज़ में राब्ते के 2 निज़ाम हैं, टेक्स्ट पैगामात और हिफाजती आवाज़ या फिर सिग्नल्स, लेकिन ये दोनों सिस्टम समंदर में उतरने के तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद रुक गए और मुमकिन तौर पर जो टाइटन की जो बिजली है वो मुनक़ता हो गई या फिर वो ख़राबी के बाइस फट गई। दोनों ही सूरत नाज़रीन बड़ी ही ख़तरनाक प्रेडिक्ट की जा रही हैं और टाइटन में सतह पर वापस आने के लिए तकरीबन 7 बैकअप सिस्टम हैं, जिनमें से एक ऐसा सिस्टम है कि हर शख्स बेहोश होने पर समंदर की सतह पर वापस आ जाए। फिर एक और इंकशाफ इस हवाले से सामने आया है, वो ये है कि लापता आबदोज़ टाइटन में पुराना मवाद इस्तेमाल किया गया है। इस हवाले से मारूफ बरतानवी ताजर क्रिस ब्राउन ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि लापता आबदोज़ में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी
और मयार पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस आखिरी वक्त में सफ़र करने से माजरत कर ली थी। तो उन्होंने बताया कि उन्हें जब ये मालूम हुआ कि आबदोस में पुराना मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे कंप्यूटर गेम खेलने वाले कंट्रोलर से चलाया जाएगा, तो उन्होंने कंपनी से माजरत कर ली थी। बहरहाल जो अमेरिकी कोस्ट गार्ड है उसकी भी स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो टाइटन को तलाश करने की अनथक कोशिशें कर रही हैं। अमेरिका, कनाडा और जो फ्रांस की टीम है वो आबदोस की तलाश कर रही है, लेकिन कंफर्मेशन यही है, अब जो इतलात सामने आ रही हैं उस चीज़ की कंफर्मेशन हो चुकी है कि जो 500 अफराद जो कि टाइटन में सफ़र कर रहे थे वो दे आर नो मोर और वो अब अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और बड़े अफसोसनाक, बड़ा ये अनफॉर्चुनेट वाक़या ये हुआ। अच्छा, एक हम रवैया भी देख रहे हैं कि एक कंपैरिजन किया जा रहा है जो कि यूनान में कश्ती डूबी और उसमें भी सैकड़ों अफराद लापता हुए, जाँ बहक हुए, उस हादसे को और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो टाइटन का एक हादसा है, दोनों वाक़यात बहुत ही बदकिस्मत हादसे हैं और उसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन इनका कंपैरिजन किसी सूरत नहीं बढ़ता। लोग एक वो भी बात कर रहे हैं कि ये अमीर तबका है, करोड़ों रुपए खर्च करके इन्होंने अपनी जान गंवाई, मौत को ख़रीदा, जबकि जो दूसरी जानिब लोग हैं वो रोटी की खातिर, अपने पेट की खातिर मुल्क से जा रहे थे, इल्लीगली जा रहे थे और उन्होंने जान गंवाई। यहाँ पर मैं लाजमी ये मैसेज देना चाहूँगी या कहना चाहूँगी कि जो दोनों वाक़यात हैं वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, और जब भी इस तरह के कोई मिशंस होते हैं, चाहे समंदर की तहों में नीचे जाया जाए या फिर आसमान की बुलंदियों को छुआ जाए या ज़मीन से बाहर जाया जाए, जितने भी मिशंस होते हैं इनमें कामयाब होने के भी चांसेस होते हैं, इनके फेल होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन जो इंसानी जान गई है इस वाक़े में, स्पेशली टाइटन आबदोस जो है, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है। 500 अफराद जो हैं वो अब इसमें अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन ये क्यों वाक़या पेश आया, इसके ऊपर अब बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, बहुत बात हो रही है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी हो रही हैं और इसकी जो मेंटेनेंस है ऊपर एक सवालिया निशान है। बहरहाल नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, ब्रेक से पहले भी हम जो मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का तस्करा कर थे, पीपल्स पार्टी का भी तस्करा करते कि किस तरीके से वो हुकूमत से भी अपने मुतालबात मनवा रही है, फिर जो दीगर अहम मामलात हैं, इसी हवाले से हम एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ इसार राना सीनियर तज्जियाकार एनालिस्ट मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री 3 माह पहले अनाउंस कर दी है। यूँ है कि भाम की जो सूरत है ऑब्वियसली अब वो ख़त्म हो चुकी है, पता है कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। कुछ मैं चाहूँगी कि इस बारे में पहले आप कमेंट करें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। देखें, बात ये कि ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी 2 दफा ऐसा हो चुका है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं ये गैर मामूली हालात हैं पाकिस्तान के, और स्पेशली हुकूमत को जुडिशरी के हवाले से बहुत सारी रिजर्वेशन हैं और वो ये समझती है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है वो उनके हक में नहीं है और वो सियासी फैसले कर रही है जी। तो उन्होंने इंतहाई गैर सियासी एक फैसला करते हुए और 3 माह पहले अनाउंस कर दिया ताकि जो जस्टिस अदा मंदियाल हैं उनकी पोजीशन है वो कमजोर हो जाए, उनके फैसलों की, और ये तासुर जो है कि काजी साहब जो हैं वो अब असल चीफ जस्टिस हैं और मंदियाल साहब जो हैं वो अब सेरेमोनियल चीफ जस्टिस हैं, ये तासुर कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी कोशिश जो है ये खासी हद तक मकाना है, क्योंकि जब तक अता बंदियाल साहब बतौर चीफ जस्टिस काम करेंगे तो चीफ जस्टिस के तमाम इख्तियारात और सुप्रीम कोर्ट के तमाम इख्तियारात उनके पास होंगे। यही वजह है कि अब वफाकी वज़रा को ये कहना पड़ रहा है कि अगर फौजी अदालतों केस में अगर उन कोई स्टे दे देते हैं वो या कोई ऐसी बात करते हैं तो वो नहीं मानेंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हुकूमत जो है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेगी, ना मानने के लिए तैयार है। और ये कल जो बेंच बना था और उसमें काजी साहब और दूसरे जज थे, जब उन्होंने बेंच से निकले तो ये क्लियर हो गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सियासी तौर पर फैसले करती है और जो जजेस हैं
जो इस बेंच का हिस्सा नहीं बने वो भी एक सियासत का हिस्सा है और वो एक दूसरे एंड की जो सियासत है उसका पार्ट है और वो अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा इरशाद साहब, कल पूरे जो अदालती मामला थे, आई एम श्योर आपकी उस पर भी नजर रही होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है प्रोसीजर बिल का फैसला होने तक इस बेंच का नहीं बैठ सकता और इस बेंच को कोर्ट ही नहीं मानता। तो जानना ये चाहते हैं कि ये एतराज सामने आने की आप क्या वजह समझते हैं? डेफिनेटली एक हुकूमत को ये खौफ तो है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कोई ऐसा फैसला ना दे दें जिससे जो पीटीआई के गिरफ्तार लोग हैं और उनके खिलाफ 9 मई के जो वाकयात में मुलविस लोग हैं उनके हवाले से फौजी अदालतों में केसेस चलने हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी ये फैसला ही आइन के खिलाफ है और सिविलियन के केसेस जो हैं फौजी अदालतों में नहीं चल सकते तो हुकूमत के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि ये बेंच जो है या ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोई ऐसा फैसला ना कर सके। तो काजी साहब और बाकी जजेस जो हैं वो भी इसी हवाले से इसी वजह से उन्होंने इसका हिस्सा नहीं बने। तो मैं समझता हूँ कि जो जजेस हैं वो बहुत मराहत लेते हैं और ये 24 करोड़ अवाम खून पसीने की कमाई से अपने टैक्सेस से इन जजेस को मराहत देती है। शहाना इनकी जिंदगी होती है, कोठी बंगले, मुलाजिम, आफ्टर रिटायरमेंट भी मराहत। तो जो जजेस हैं वो बजाय इसके कि वो किसी सियासत का हिस्सा बने, वो अवाम ने पैसे दिए हैं, वो उन्हें चाहिए था कि वो इस बेंच में बैठ के अपना जो रोल था वो अदा करते। और अगर वो समझते हैं कि फौजी अदालतें बननी चाहिए तो वहां बैठ के दबंग अंदाज में फैसले करते। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जो फैसले करते हैं उन्हीं को मुश्किलात और प्रेशर्स आते हैं। अब ये कहना कि जी क्योंकि इस केस की समाअत ये बड़ा सेंसिटिव है और काजी फाइज ईसा अगर कोई इस केस के हक में फैसला देते हैं फौजी अदालतों के खिलाफ तो उनकी पोजीशन आने वाले दिनों में खराब हो जाएगी। तो जजेस का तो काम ही फैसले देना है। अगर वो ये समझते हैं कि ये अदालतें बननी चाहिए और इससे उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए 9 मई के मुलजिमों को, तो उन्हें बैठना चाहिए। तो जस्टिस तारिक मसूद का फिर कहना आप दुरुस्त समझते हैं जो फिर उनके मार्क सामने आए कि अगर कल को अदालती इस्लाहाती बिल के हक में फैसला आया तो फिर अपील का क्या होगा? तो ये काफी मजबूत दलील है। नहीं देखिए, दलीलें तो बहुत सारी हैं। अगर इसके 9 रुकनी बेंच पे आता है तो लार्जर बेंच भी बन सकता है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लार्जर बेंच क्यों नहीं बन सकता, और फुल बेंच भी बन सकता है। तो ये कोई दलील मैं नहीं समझता है। और ये काम तो बहरहाल जुडिशरी का है, जजेस का है, आईनी तशरीहात देना। लेकिन बीइंग एक आम पाकिस्तानी में समझता हूँ कि जितनी मराहत और जितनी पुरसकून जिंदगी वो गुजारते हैं हमारे टैक्सों के ऊपर, उनके ऊपर फर्ज है कि वो तमाम केसेस में बैठे सियासी सोच से बाहर निकल के। अगर ये जज सियासी हैं तो ये जज भी सियासी हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी खास करके जो जुडिशरी और आला जुडिशरी है उसमें तकसीम बढ़ चुकी है और आधे जज सियासी हैं किसी और के साथ, आधे जज सियासी हैं किसी और के साथ, और आइन और कानून जो है वो कहीं गुम होके रह गए। तो इरशाद साहब, जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि 10 मई को पूरे 4000 अफराद को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। ये कह रहे हैं जितनी भी FIRs दर्ज हुई हैं उनमें आर्मी एक्ट के दिफात का तो कोई हवाला शामिल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि 10 मई को फौजी अदालतें बनाने का फैसला नहीं हुआ था। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आप तक आवाज पहुंच रही है राणा साहब? मेरी आवाज जी, आवाज सवाल रिपीट करूं, ये सवाल आप तक पहुंच गया है? सवाल मैंने सुनिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया उनको कटहरे में लाया जाना जरूरी है, उन्हें सजा मिलनी जरूरी है। क्योंकि ये कौम ने तय करना है कि बतौर कौम हमारी रेड लाइंस क्या क्या हैं, और उसमें डेफिनेटली हमारे असास इमारतें हैं और पाक फौज है
ये हमारी रेड लाइन है और इसको हम किसी को भी अबूर नहीं करने देंगे। और जिन्होंने ऐसा किया मिलनी चाहिए ये, ताकि आइंदा के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाए, और ये प्रेसिडेंट बन जाए कि हम अपना सियासी एहतजाज जरूर करें, लेकिन एक खास लकीर है जिसे क्रॉस न किया जाए। ठीक, अच्छा ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि चेयरमैन पीटीआई के भी दौरे हुकूमत में जो फौजी अदालतें हैं वो बनती रही हैं, अब उस दौरे हुकूमत में या उस वक्त जो है वो मामला इस तरीके से नहीं कि किसी ने एतराज नहीं उठाया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी दोबारा सवाल कीजिएगा, मुझे आपका सवाल मैं ये जानना चाह रही हूँ कि चेयरमैन पीटीआई के भी दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों का कयाम होता रहा है, मुकदमात चलते रहे हैं, लेकिन तब ये एतराजात सामने नहीं आ रहे थे। देखिए मैं तो इस पे ये कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो फौजी अदालतें थी वो बनी थी एपीएस खास तनाजुर में बनी थी। अच्छा। और फिर उसके बाद वो खत्म हो गई थी, और उसका मकसद ये था कि एपीएस का जो साने हुआ था उसके मुलजिमों को सजाएं दी जाए। ठीक है। ये कुछ और एनवायरनमेंट है जिसमें ये क्या फौजी अदालतें बन रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि फौजी अदालतों का क़याम अगर जरूरी है तो होना चाहिए, लेकिन हमारी जो जुडिशरी है उसको भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि आखिर ये क्या वजह है कि हम ये समझते हैं कि ये जुडिशरी केसेस का उस तरह फैसला और उतना तेजी से फैसला नहीं कर सकती जितनी हमें जरूरत है। लेकिन आप देखें ना साराना साहब कि जो इस बार का मामला है जो सानेहा 9 मई हुआ है, वो इदारों को, फौज को डायरेक्टली टारगेट किया गया है। जिस तरह कोर कमांडर हाउस की हम बात कर रहे हैं, ये सारे फौज के सिंबल हैं, अब इनको टारगेट करना इससे ज्यादा संगीन मामला और क्या हो सकता है? माजी में इसकी कौन सी मिसाल मिली है हमें? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल बहुत संगीन मामला है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जिन्होंने किया है उनको तो सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और इसमें कहीं कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं तो जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि हमारी अदालती निज़ाम इतना कमजोर क्यों है कि हमें ये क्यों नहीं यकीन होता कि जितना मर्जी बड़ा मुजरिम हो, कत्ल के जो मुजरिम है से बड़ा तो कब मुजरिम नहीं होता, उसने एक जिंदगी की होती है, वो अदालतों में उसे सजा नहीं मिल पाती है, बहुत लंबे अरसे चलती है। गुनाह लोग जो है कई साल अदालती कार्रवाई और फैसलों में लटके रहते हैं, तो इसलिए तो खुद निज़ाम के ऊपर भी सवालिया निशान है कि हमारे अदालती निज़ाम इतना कमजोर क्यों है कि हमें फौजी अदालतें बनानी पड़ती है जहाँ हमें ये यकीन हो कि मुलजिमों को फौरी तौर पर सजा दी जा सकती है। 9 मई के वाक़यात की तो मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बड़ा जिसे कहते हैं कि एक अफसोसनाक इकदाम था पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन इसार साहब, जिस तरह से जो मौजूदा हुकूमत है, पीडीएम है, उनका बड़ा खुलकर मौक़िफ़ सामने आता है। वो ये कहते हैं कि चेहरे देखकर बात की जाती है, माजी में हमें भी अदालतों का सामना करना पड़ा, इतना रिलीफ हमें नहीं मिला जितना कि अब मिल रहा है, जितने मुकदमात दर्ज हैं, जितने केसेस हैं, लेकिन अदालतों से मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। तो ये पीडीएम तो मुसलसल खुलकर बात करती है इस हवाले से। देखिए पीडीएम तो जो चाहे कह सकती है। कल इसारदार ने सहाबी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर तरह की आज़ादी है। लेकिन मैं जरा वैसे रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून के भी लोगों को 5-5 दफा जमानत होती थी और जेल के बाहर गिरफ्तार करके छठे मुकदमे में अंदर भेज दिया जाता था? क्या उनके लोगों के ऊपर भी इतना उन्हें प्रेशराइज किया जाता था कि वो रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? क्या नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जब वो जेल गए तो उनके बाग के अंदर एसी नहीं लगा? क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए खुसूसी तौर पर उनके घर से बेड मंगा के नहीं रखा गया? क्या जब ये लोग गिरफ्तार थे तो उन्हें खुसूसी तौर पर सहूलत नहीं थी कि सामने कोठी किराए पे ले ली गई थी जो खाना पका के भेजती थी? ये तो बड़ी अहमकाना सी बात है कि कहना जी हमारे तो हम गिरफ्तार होते थे तो आपको इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाता था कि आप बाहर निकलते थे तो आपको फिर पकड़ लिया जाता था और तब तक पकड़े जाया जाता था जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर लेते थे। पाकिस्तान में ऐसी नजीर मैंने तो नहीं देखी इससे पहले। और ये जो पीडीएम की क़यादत बात करती है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने अदालती कार्रवाई का ना सिर्फ एहतराम किया
बल्कि सार साहब जिस तरह से अभी जो मुस्लिम लीग नून है वो तो बड़ा खुलकर बात करते हैं, जितने भी उनके जो सीनियर जो लीडरशिप है वो तो कहते हैं कि पनामा से जब कुछ भी नहीं निकला तो अकामा में फंसाया गया, उसमें केसेस बनाए गए, उसमें कोशिश की गई कि टफ टाइम दिया जाए। फिर वो साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से भी वो बड़ा खुलकर बात करते हैं, साकिब निसार के हवाले से खुल्लम खुला बातें करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मुस्लिम लीग नून की अगर हिस्ट्री देखें ना तो सज्जाद अली शाह से शुरू हो जाए आप, और साकिब निसार और अता बंदियाल, जो उनका फैसला करेगा वो करप्ट है। अच्छा। वो बददियानत है और वो चोर है। और जो उनके हक में फोन का फैसला करेगा, जैसे जस्टिस कयूम थे और जैसे नसीम हसन शाह थे और इस तरह के बहुत सारे लोग जो टेलीफोन पे उनसे हिदायत लेके फैसले करते थे, वो बड़े नेक और पार्स हैं। तो और सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला किया मुस्लिम लीग नून ने माजी के अंदर, वो भी उन्होंने करप्ट जजों के खिलाफ कोई शायद वो बगावत कर रहे थे या वो ऐसा कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग नून की तो तारीख इस बात की गवाह है कि उन्होंने जो उनके खिलाफ फैसला करे, पंजाबी जजेस ने जितना मुस्लिम बेनजीर साहब, ये तो आपकी बात हम मान लेते हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन क्या पीटीआई को फिर आप मुख्तलिफ समझते हैं दीगर जमातों से? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पीटीआई की भी तो एफिलिएशन की जो ऑडियो लीक्स हैं वो तमाम सबके सामने है, पूरे पाकिस्तान के सामने, फिर उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पीटीआई कोई उसकी क़यादत जो है वो ऊपर से तो नहीं उतरी, वो इसी जमीन का हिस्सा है और वही लोग हैं जो कल नून लीग में थे या पीपल्स पार्टी में थे, आज पीटीआई में है। तो ये खास किस्म का ग्रोह है जो इख्तिदार का भूखा होता है। नून लीग की हुकूमत होगी तो उसका हिस्सा बन जाएंगे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो उसका बन जाएंगे, पीटीआई की हुकूमत होगी तो उसका बन जाएंगे। ये वो लोग हैं जो हमेशा ताकत में रहना पसंद करते हैं। तो मैं पीटीआई का तो कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहा कि पीटीआई ठीक कहती है या नहीं कहती है। माजी में उन्होंने ऐसा नहीं किया, माजी में उन्होंने भी ऐसा किया होगा। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स हैं, इस पे खुद बहुत सारे सवाल हैं कि क्या किसी दुनिया का आइन और कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप लोगों के प्राइवेट कॉल्स को रिकॉर्ड करें, उनकी प्राइवेट जिंदगी को रिकॉर्ड करें? सबसे पहले तो उसे सजा मिलनी चाहिए जो लोगों की प्राइवेट जिंदगी के अंदर रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकेगा। तो जो एविडेंस आप पेश कर रहे हैं वही खिलाफ कानून और आइन है, तो आप उस एविडेंस की क्या अहमियत समझेंगे? अच्छा, अब सर मैं थोड़ा सा सियासी जो मंजरनामा है उस पर भी मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। इंतखाबात का जो वक्त है वो अब करीब आ रहा है, बहुत सारी हम तब्दीलियाँ भी देख रहे हैं सियासी मंजरनामे में। तो इंतखाबात के हवाले से यही चहम गोइयाँ हैं या चर्चा है कि बड़ी मिक्स किस्म की पार्लियामेंट होगी इस बार, मुख्तलिफ तरह के जो ग्रुप्स होंगे वो सामने आएंगे, 30 से 40 सीटों की अक्सरियत होगी। पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून है वो अलग से उस तरह से हुकूमत नहीं बना पाएंगी, इलेक्टबल्स भी उनमें शामिल होंगे। आप क्या कहते हैं? मुझे तो अभी इंतखाबात करीब करीब नजर भी नहीं आ रहे। अच्छा, मैं तो नहीं समझता कि अभी इंतखाबात होंगे। जब तक पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है इंतखाबात नहीं होंगे। जब उसे मुकम्मल तौर पे डिस्पोज कर दिया जाएगा तब इंतखाबात होंगे, क्योंकि मौजूद हुक्मरान ये कभी भी रिस्क नहीं लेंगे इंतखाबात हो। इसार साहब, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के गिर्द तो आप देखें ना कि घेरा तंग किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो पीडीएम कह लें या मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं, उनके लिए राहें हमवार की जा रही हैं। नवाज शरीफ की वतन वापस आने के हवाले से चहम गोइयाँ हो रही हैं, सिर्फ तारीख आना बाकी है, हो सकता है वो भी वापस आ जाएं। तो आप नहीं समझते कि जो आने वाले दिन हैं उसमें कोई बड़ी सियासी हलचल हो सकती है? खासकर अगर कोई फैसला चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आता है तो सियासी मंजरनामा काफी तब्दील हो जाएगा। नहीं, सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा नहीं, तो सियासी मंजरनामा तो तब्दील हो चुका है। कासिम के अब्बू जो है अब वो वाले कासिम के अब्बू नहीं है जो 9 मई से पहले थे। अब वो एक डिफरेंट कासिम के अब्बू हैं। वो अकेले गाड़ी में बैठ के अदालतों में पेश होते, उनके पीछे आगे कोई नहीं होता, उनके तो जमानत देने वाले लोग नहीं है। और रही नवाज शरीफ की बात, तो मैं आपके प्रोग्राम में आप ये याद रखिएगा, मैं फिर कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ भी आएंगे। अच्छा, ये सारा कुछ जो शोर शराबा है अपनी जगह पे है। ठीक है कि वो सेनेट ने भी कह दिया कि जो नाअहली है वो यूं होनी चाहिए और होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अदालतों से सजाएं हैं वो तो अभी कायम है। हाँ, ये हो सकता है कि चूंकि पाकिस्तान का सारा निजाम मुस्लिम लीग नून पे एक गुलाम के तौर पे चलता है और वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर एक बंदा जिसे 13 साल की सजा हुई हो
वो उसे 50 रुपए के स्टाम्प पे जुडिशरी माथा चूम के मुल्क से बाहर भेज देती है। शहबाज शरीफ के ऊपर मॉडल टाउन का केस चंद दिनों के अंदर ही मिनटों में खत्म हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस खत्म हो जाता है। इसहाक डार 4 साल मुल्क को मतलूब होते हैं, वो वजीर आजम के तैयारे में बैठ के आते हैं और आने के बाद वजीर खजाना बन जाते हैं। तो ये जो निजाम, ये सिस्टम सब मुस्लिम लीग नून की बांदी है, गुलाम है। तो हो चाहे तो ये किसी टाइम भी अब नए जुडिश जज आ जाएंगे, एक केस की समाअत करें और कहें कि जी ये गलत था, उकामा शुकामा ये सारा, और नवाज शरीफ साहब पवित्र है और इनको वो चौथी दफा वजीर आजम बनाया जाए तो बना दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसार राना, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन। कल की जो अदालती प्रोसीजर था उस हवाले से और जो मुल्क की सियासी मंजरनामा है उस हवाले से कमेंट कर रहे थे नाज़रीन। अब एक वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, बल्कि 2 वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं, इनकी बड़ी चर्चा। और ये शहबाज शरीफ की पहली वीडियो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है और जो खातून है उनके हाथ में छतरी थी और शहबाज शरीफ उनसे अम्ब्रेला लेते हैं, छतरी लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लोग इस पर तनकीद यही कर रहे हैं कि क्या ही अच्छा होता अगर जो पीएम साहब हैं अगर वो खातून को भी छतरी में रख लेते, वो भी बारिश से ज़रा बच जाती, तो एक बड़ा अच्छा गुड जेस्चर होता, एक अच्छी गुडविल होती जो कि उनकी जानिब से शो करवाई जा सकती थी। तो ये वीडियो पर खासी तनकीद की जद में हैं वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब। कल से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस वीडियो की खासी चर्चा है और बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को। अच्छा, एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बड़ी वायरल हुई है, वो जनाब इसहाक डार साहब की हम आपको दिखाते हैं, जो बड़ा ये अजीबो गरीब सा वाक़या इंसिडेंट पेश आया जब इसहाक डार साहब एक सहाफ़ी को थप्पड़ हसीद कर रहे हैं। तो इन पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई है कि जो सियासतदान हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मुल्क की भी ख़ास इमेज को, तो बड़ा तहम्मुल, थोड़ा पेशेंस, टॉलरेंस का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो बड़ी बड़ी बातें आपको कर जाते हैं जो कि नागुज़ीर गुजरती हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि इसहाक डार साहब जो हैं वो अपना टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं कर पाए और जो डार का थप्पड़ है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, बहुत वायरल हुआ है और अच्छी खासी तनकीद का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये तो थी वो हमने आपकी वीडियोज़ आपके साथ शेयर की जो कल से सोशल मीडिया पर शेयर हुई हैं। इसहाक डार साहब एक जानिब तो मुल्क को अच्छी खबरें सुना रहे हैं, मुल्क के अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हम उनको देख रहे हैं कि जो उनका टेम्परामेंट है वो खासा हमें ख़राब दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, कुछ बात करेंगे हम इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के हवाले से। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हुकूमत शिद्दत के साथ IMF माहिदे में ब्रेक थ्रू का इंतज़ार कर रही है और इस सिलसिले में जो हर मुतलका प्लेटफॉर्म है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ हमने देखा कि जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो पेरिस में IMF के जो MD हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो इसहाक डार ने अमरीका से फिर मदद तलब की और उसके साथ साथ बरतानिया से भी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और IMF के MDs के दरमियान जो मुलाकात है वो फ्रांस में मालियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान साइड लाइन पर हुई, जिसमें पाकिस्तान के लिए जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान ताउन पर भी बातचीत हो गई। और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात में एक बार फिर से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरख्वास्त की है और अमरीकी सफ़ीर ने सर्द मोहरी का मुजाहरा करते हुए मजबूत हिमायत का यकीन नहीं दिलाया और फंड्स प्रोग्राम बहाल ना होने की सूरत में बढ़ते मुआशी क्राइसिस या चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली जानने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए वो दिखाई दिए। ये भी बताएं आपको कि जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्होंने पाकिस्तानी टीम से सवाल किया कि IMF फंड प्रोग्राम बहाल ना होने की सूरत में इस्लामाबाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी, और मेरे ख्याल में कि ये सबसे अहम बात है कि इससे कुछ और बातें भी वाज़ेह होती हैं। इस्लामाबाद की स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश के पीछे क्या छुपा है। खैर, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर को जवाब दिया कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के बगैर भी जिंदा रहेगा और इस वक्त पाकिस्तान ने प्लान B के तहत बैरूनी सरमायाकारी के लिए $20 अरब की उम्मीद बांध रखी है।
और इसके साथ साथ मुल्क में जो गैस बहरान का मामला है वो इस वक्त हल होता नजर आया जब कतर से LNG के कार्गो पाकिस्तान पहुंच गए। तो नाज़रीन, इसी पूरे मुआशी सूरत हाल पर, इकोनॉमी की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन माहिर मईशत आबिद सुलहरी साहब। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। तो कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो नवा जायजा है वो तो अब खत्म हो चुका है, पाकिस्तान अगले मुआहिदे के लिए बातचीत भी कर रहा है और हम हुकूमत की बड़ी कोशिशें भी देख रहे हैं, काविशें भी इस वक्त देख रहे हैं। आपको लगता है कि जो मुआहिदा है वो तय हो पाएगा? देखिए, मुआहिदा उसी सूरत में अगर तय हो पाएगा जब हम IMF के कंसर्न्स एड्रेस कर लेंगे और उसके कंसर्न्स में जो बजट के नंबर हैं, बजट में जो असम्पशन रखी गई हैं, वो पहली चीज है। फॉरेन करेंसी मार्केट को किस तरीके से सप्लाई और डिमांड पे छोड़ा जाए, वो दूसरी चीज है। और दोस्त ममालिक से कितनी जल्दी रोल ओवर मिलता है, अभी मजीद रोल ओवर चाहिए होंगे, वो तीसरी चीज है। और ये तीनों चीजें जिस दिन एड्रेस हो जाएंगी उस दिन IMF के साथ अगला मुआहदा जो है उसकी नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी। खा वो मौजूदा हुकूमत शुरू करे, वो केयर टेकर्स करें, वो इलेक्शन के बाद वाली हुकूमत करे। जो साइनिंग है वो इलेक्शन के बाद हो सकते हैं, लेकिन जो नेगोशिएशन है वो पहले स्टार्ट हो सकते हैं ताकि एक फ्रेमवर्क जो है वो रेडी हो जाए। और जितनी इसमें ताख़ीर होगी उतना पाकिस्तान की माली मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और उतना रुपए की कदर जो है वो मुतासर हो रही होगी। तो बेहतर ये है कि हमें जल्द इन चीज़ों पे काम शुरू कर देना चाहिए। अच्छा आबिद साहब, कल एक हमने इंसिडेंट देखा, उसकी वीडियो देखी, बड़ी वायरल भी हुई, जब हमने देखा कि इसहाक डार साहब सहाफ़ी के सख्त सवाल पर उसको थप्पड़ जड़ देते हैं। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है? पैनिक इस वक्त दिखाई दे रहा है कि ऑब्वियसली हालात इस वक्त भी मुश्किल हैं और आने वाले दिनों में मुश्किल तरीन हो सकते हैं, और उसका सबूत जो है वो इसहाक डार साहब ने कल के थप्पड़ की सूरत में दिया कि इतना वो जो क्योस या जो पैनिक है वो हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली चैलेंजिंग सूरत हाल है ना गवर्नमेंट के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? देखिए, इस अमल की वजाहत तो डार साहब खुद कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इनसे पब्लिक स्टेटमेंट्स लेने से गुरेज करना चाहिए, स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट, क्योंकि इनकी हल्की सी स्लिप ऑफ टंग जो है वो पाकिस्तान की मईशत कहाँ पहुंचा सकती है। स्टॉक मार्केट को, फॉरेन जो एक्सचेंज मार्केट है, रेट है फॉरेन करेंसी का, उसको तो कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं जो प्योरली पॉलिटिकल होती हैं, उनसे आप ऑन स्पॉट बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ होती हैं जो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनसे डिटेल लेना, मेरा तो ख्याल है कि अब तो खैर जो भी है माशी सूरत हाल, लेकिन अगर बेहतर भी हो तो फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी हो उसको पब्लिक स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए। उनको एक स्ट्रक्चर, जैसे फॉरेन ऑफिस का आप देखें कि उनके स्पोक्स पर्सन है, सिर्फ वही आके बात कर रहे होते हैं फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे एक वीकली ब्रीफिंग पे। तो इसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई वीकली ब्रीफिंग जो है वो की जा सकती है जिसमें कुछ स्पोक्स पर्सन हो, वो आके बात करें, ताकि फाइनेंस मिनिस्टर से स्पॉन्टेनियस कमेंट्स जो है वो ना लिए जाए। अब साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं और ये नज़र भी आ रही है उनकी कोशिशें ना सिर्फ मुआहिदे की कोशिशें हो रही हैं बल्कि जो प्लान बी है उसकी भी बार बार इसहाक डार साहब बात कर रहे हैं, जो कि हरगिज़ एक आम बात नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? कितनी संजीदा आपको कोशिशें दिखाई दे रही हैं? ये अगर यही कोशिश जो है ये पिछले साल अक्टूबर नवंबर में इतनी संजीदा हो जाती तो शायद आज मुल्क के हालात बिल्कुल तो हमने ताखीर कर दी। ये ऐसी है जैसे आप T20 मैचेस में पिछले जो पहले 18 ओवर्स होते हैं उसमें वो एवरेज आप रन रेट जो है वो ना हासिल कर पाए, और जब आपके पास एक पहाड़ जैसा रन रेट हो, आखिरी 2 ओवर्स में आप जितनी मर्जी स्टार परफॉर्मेंस दिखा दें, असल चीज तो मैच का रिजल्ट है। और रिजल्ट अब ये लग रहा है कि 30 जून तक 9th रिव्यू और ये वाला जो प्रोग्राम है ये तो अब नहीं हो रहा। अब प्लान बी के तौर पे अगेन जो पहला प्लान भी है वो तो यही है कि फौरी तौर पे दूसरे मुआहदे की तैयारियां शुरू की जाएं ताकि जो पहाड़ जैसा कर्जा है उसको उतारा जाए, और दूसरा ये है कि हमें दोस्त ममालिक के साथ कुछ जो फाइनेंशियल रोल ओवर्स हैं उन पे बात की जाए, और तीसरा जो इस वक्त ऑप्शन है वो जो एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है उसको हकीकत में मोबिलाइज करके और उसमें जो प्रेजेंस है सिविल और मिलिट्री हाईएस्ट लीडरशिप की उसका फ़ायदा उठाया जाए ताकि बहुत सी चीज़ें जो कि एक्सपीडाइट की जा सकती हैं इन्वेस्टमेंट में, पॉलिसी कंसिस्टेंसी, पॉलिसी कंटिन्यूटी और एक एश्योरेंस के सियासी
जो अगर हम जो है उसके दौरान चेंजेस आती हैं तो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे असर नहीं होगा, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा वॉर फुटिंग बेसिस पे, ताकि अगले 4-5 माह के बाद जो मुश्किल वक्त में आता हुआ देख रहा हूँ, ये सब देख रहे हैं एक्सपर्ट्स, तो उसको हम अवॉइड कर सकें। अच्छा आबिद साहब, ये अगर दूसरा मुआहदा नहीं होता तो इस सूरत में पाकिस्तान के पास आप कौन कौन सी ऑप्शंस देख रहे हैं और वो कितनी कारआमद हो सकती हैं, क्योंकि जो कर्जे हैं वो भी पाकिस्तान को उतारने हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो कमिंग अप्रैल है, जो आने वाला साल है, वो बहुत टफ हो सकता है, वो बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है। देखिए, पहला पाकिस्तान को दिसंबर अब से लेकर दिसंबर तक तकरीबन $10.5 बिलियन के 10.5 बिलियन के कर्जे जो है वापस करने हैं। उसमें बहुत से बायलैटरल मुल्कों के छोटे छोटे लोन्स भी हैं, इंटरेस्ट पेमेंट भी है, उसमें चाइना और सऊदीया के भी हैं। अगर मैं जुलाई से लेकर सितंबर तक की बात करूं तो सिर्फ इस अरसे में तकरीबन $4.25 बिलियन जो है उसके लोन्स रीपे करने हैं। अब जो पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हालत है, तो अगर फौरी तौर पे रोल ओवर्स को एडिशनल डॉलर्स इंजेक्ट नहीं होते तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अगले क्वार्टर तक तो शायद इसको खींच के ले जाएं सितंबर तक, लेकिन सितंबर के बाद क्योंकि मुआशरे से जो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उस वक्त आपके इलेक्शन की गामा गामी होगी, तो और केयर टेकर सेटअप मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो वो जो है सितंबर टू दिसंबर उसके लिए हमें अभी से बंदोबस्त करना होगा, अदरवाइज। अच्छा आबिद साहब, ये सागकर साहब ने जो अमरीकी सफीर से मदद तलब की है, इसका कोई वाज़ह जवाब भी नहीं आया, बल्कि वो पाकिस्तान की मुआहिदा ना होने की सूरत में वो पाकिस्तान की हिकमत अमली जानना चाह रहे थे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो आप नहीं समझते कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी वजह से अमरीका ही मुआहिदे की राह में रुकावट है? देखिए, जियो पॉलिटिक्स तो हमेशा होती है, लेकिन ये जो इस वक्त इंडेटेड कंट्रीज हैं उन सबके साथ एक जैसा सलूक हो रहा है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका के डिफॉल्ट के 1.5 साल के बाद IMF ने उसको किस्त रिलीज की थी। ज़ाम्बिया ने 3 साल पहले डिफॉल्ट डिक्लेयर किया था, और उन 3 सालों में के बाद आज ज़ाम्बिया के साथ $1.3 बिलियन उसको रिलीज किया जा रहा है। तो डिफॉल्ट करने के 3 साल बाद उनको कहा गया कि वो अपने हर बायलैटरल लेंडर, जिसमें चाइना भी शामिल था और ममालिक भी थे, उनके साथ इंडिविजुअली निगोशिएट करें कि वो कर्जा जो है उनका वो कितने अरसे में वापस होगा, उसकी रीशेड्यूलिंग। तो सारे अमल में 3 साल लग गए और 3 साल IMF ने उसकी कोई मदद नहीं की। तो बेसिकली इस वक्त IMF या इस तरह के जो दूसरे फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल लेंडर्स हैं, वो किसी भी मुल्क को स्पेयर नहीं कर रहे, और पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्कों में से एक है। इसमें जियो पॉलिटिक्स का मुंतकल भी आ जाता है, लेकिन इसमें जो टेक्निकल निटी-ग्रिटी है, और हमें उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलेहरी, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तान के पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं उस हवाले से भी तस्करा करे थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग इन न्यू पाकिस्तान। तो नाज़रीन, जो ईद कुर्मा है वो अब मज़ीद करीब तर आती जा रही है, और सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर है। हकीकत ये है कि जो ख़रीदार है, व्यापार है, दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से इस वक्त थोड़े से नालान दिखाई दे रहे हैं। चूँकि शौक का फिर कोई मोल नहीं होता, इसलिए कहीं कोई ख़रीदार बकरों के दांत पर वो हमें देख रहे हैं कि वो गुस्से में दिखाई दे रहा है, तो किसी की तमाम तर तवज्जो जो है उसके वज़न पर है, कोई खूबसूरती पर जो है वो बात कर रहे हैं। ताहम देख रहे हैं कि हर साल जानवरों की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे ने कुर्बानी के जो फरीजे के सिलसिले में कमी तो नहीं आई, ताहम जो महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान है वो इस बार हमें काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में मवेशी मंडियाँ तो सज चुकी हैं। तो आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, मवेशी मंडियों से हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद होंगे। वहाँ से मवेशी मंडियों का जो हाल अहवाल है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो नाज़रीन, कोयटा से हमारे साथ अजीज़ मरी होंगे, पेशावर से शाहिद खान होंगे, कराची से हमाद यूसुफ होंगे, लाहौर से अब्दुल वहाब होंगे। सबसे पहले जिक्र करते हैं कोयटा का, जहां पर अजीज मरी मौजूद हैं। अजीज, बताइएगा, मवेशी मंडी आप मौजूद हैं, यहाँ पर रश कितना है और महंगाई कितनी है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के स्पीरी रोड पे, जहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो है मंडियाँ सजाई गई हैं। माल मवेशी तो बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमें ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे हैं। ख़रीदार यहाँ पे आ रहे हैं तो एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है,
जहाँ पर जो यहाँ पे दुम्बे बकरे जो लाए जा रहे हैं, एक तो उनकी वज़न जो है इंतहाई कम है, जबकि ख़रीदारों का यही शिकवा है कि इन्होंने अपने दाम जो है जो जानवरों के उन्होंने महंगे कर रखे हैं, जबकि उनकी वज़न किसी की जो है 10 से 20 किलो है, तो उनकी जो रेट हैं वो जो है 50,000 60,000 के करीब बकरों का बताए जा रहे हैं। जबकि जो इसमें जो ख़ासकर जो इसमें जो दुम्बे हैं वो भी महंगे हैं, जबकि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि एक तो गर्मी बड़ी शिद्दत के साथ पड़ रही है और हम लोग जो है एक तो ट्रांसपोर्ट के किराए जो है बहुत जो है वो महंगे हैं, तो हम लोग सिंध या दूसरे इलाकों से जो है ख़ासकर जो पैदल लाकर पैदल जो है कोयटा और पश्चिम मस्तूं जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर जो है ये जानवर हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो इनके दाम जो हैं इस वजह से भी महंगे हैं। जबकि हम अगर इंतज़ामिया की बात करें तो इंतज़ामिया का यहाँ पे कोई नाम और निशान जहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे व्यापारी ने अब जो जानवर हैं वो धूप में बांधे हुए हैं, तो जानवरों के लिए ना कोई चारा है ना कोई पानी का सिस्टम है। आज जबकि कोयटा का जो दर्जा हरारत है वो भी तकरीबन 40 डिग्री से जो है तजावज़ कर चुका है। शहरी भी जो है बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहरियों का यही कहना है कि जो ये जो जानवर हैं ये बहुत महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जो उनके बस से बाहर हैं। लग ऐसे रहा है कि वो जो है इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जो है मुतवज्जा हो जाएंगे। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही अजीज़ मौजूद रहिएगा, दोबारा मैं आपकी जानिब ज़रूर रुख करूँगी, लेकिन अभी वो लिए चल रही हूँ इस्लामाबाद, जहाँ पर फैज़ुल हसन मलिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फैज़ बताइएगा, मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं, यहाँ पर रश है, गाहक और जो व्यापार हैं क्या कह रहे हैं? जी फैज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के दिन जैसे जैसे करीब आते हैं मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज जाती हैं। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में आज हम मौजूद हैं I-15 की बड़ी मवेशी मंडी में। यहाँ पर भी मंडी सजाई गई है और मुल्क भर से यहाँ पर मवेशी जो हैं वो लाए जा रहे हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब भर से मियांवाली, अटक, फतेहजंग, टोबाटेक से खानेवाल, मुल्तान, वहाँ से जो हैं बड़े बड़े खूबसूरत जानवर लाए गए। मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत बैल यहाँ पर मौजूद हैं। हमने व्यापारियों से बात की तो उनका कहना था कि हम लोग बड़ी मेहनत से और बड़े प्यार से इनको पाल पोस कर यहाँ पर ले आते हैं और उनकी जो खुराक है वो इनको हम बादाम, दूध खिलाते हैं और बाकी चारा भी डालते हैं, चारा भी इनको डाला जाता है। और यहाँ पर हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हमें यहाँ पर अच्छे रेट मिल जाएं, क्योंकि हम ये रोज़ी रोटी के लिए करते हैं, वहाँ पर अच्छे रेट नहीं मिलते, तो हम ये यहाँ पर एक बड़ी मंडी है पाकिस्तान की, यहाँ पर लेकर आते हैं ताकि हमें अच्छे रेट यहाँ पर मिल सके। और बाकी जो इंतज़ामात की बात की जाए तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से जो एक जगह है यहाँ पर तकरीबन 70,000 से लेकर 75-80 हज़ार तक रेट लिया जा रहा है, और जो बड़े जानवर हैं उसका 4,000 रुपये फ़ी जानवर का जो है वो यहाँ से इनसे फ़ीस वसूल की जा रही है। पानी के इंतजाम भी हैं, छाँव के इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। और जानवर व्यापारी का कहना था कि अभी तक फ़िलहाल जो है इंतजामिया से हमें कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची नाज़रीन को लिए चलते हैं जहाँ पर हमाद यूसुफ मौजूद है। हमाद, बताइएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर महंगाई किस तरह से देख रहे हैं? जो सबसे महंगा जानवर है वो कितने में मिल रहा है? जो सबसे सस्ता जानवर है वो उसकी भी कीमत रेट बताइएगा। जी नबी, हाँ बिल्कुल, कराची का पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर इसको ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी इसी शहर में लगती है। और इस मवेशी मंडी में, इस शहर में जो है तकरीबन 8 बड़ी मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं, जिसमें से मैं जो है दूसरी बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ बलीर के अंदर। यहाँ पर जो है जानवरों की कीमत के हवाले से सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि जानवरों की कीमत जो है वो सबसे हल्का जानवर यहाँ पर जो है वो 1,10,000 1,20,000 में जो है बेचा जा रहा है, व्यापारी की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि ख़रीदार जो है वो 60 से 70 हज़ार रुपए के अंदर भी यहाँ से जानवर ख़रीद कर गए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा महंगे से महंगे कर मैं बात करूँ तो 18 लाख या 20 लाख के भी यहाँ पे जानवर मौजूद हैं। जितनी ज़्यादा खूबसूरती, जितना ज़्यादा वज़न, उतनी ज़्यादा यहाँ पे जो है कीमतें बताई जा रही हैं। जैसे जैसे ईद उल अज़हा के दिन का नज़दीक आ रहे हैं, यहाँ पर जो है मवेशी मंडी में व्यापारी का रश और ख़रीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। पहले हमने देखा था कि ख़रीदारों की तादाद इस वक्त नहीं होती थी क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त है और जो है जुम्मे का दिन है, लेकिन जो है यहाँ पर जो है ख़रीदारों की हमें बड़ी
तादाद देखने में मिल रही है। सुबह सवेरे जो कराची की अमूमन आवाम यहाँ पर नहीं आती है, मंडी वगैरह का रुख नहीं करती, शाम के औकात में जो है मंडी वगैरह का रुख किया जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि अभी जो है हम जब मंडी का हमने अंदर विजिट किया, कीमतों के हवाले से जाना, ख़रीदारों की बातें जब हमने बात वगैरह करी तो ख़रीदार जो है बड़ी तादाद में मंडी के अंदर मौजूद हैं, जबकि वो जो है कुछ मायूस भी हैं और कुछ ख़रीदार जो है यहाँ से जानवर ख़रीद कर भी ले जा रहे हैं। खरीदारों का ये कह रहा था कि रात भर के जो है मंडी आए हुए हैं, लेकिन जो जानवर पसंद आता है उसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं और जो कीमत समझ आती है वो जानवर में कोई ऐब नज़र आ जाता है, जिसके दांत जो है 4 या 6 निकलते हैं या फिर दूसरी कोई। हमने यहाँ पे जानवरों को ये भी देखा कि यहाँ पे जानवर जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। व्यापारी से जब हमारी बात हुई थी तो व्यापारी ने भी यही कहा था कि आवाम की जो है बड़ी तादाद यहाँ आ तो रही है लेकिन ख़रीदारी जो है नहीं कर रही। एक व्यापारी से हमारी बात हुई थी, उसका यही कह रहा था कि जो है वो 38 जानवर यहाँ लेकर आया था, जिसके अंदर 10 दिन के अंदर सिर्फ उसके 2 जानवर जो है वो बिके हैं। उसकी कीमतें अगर मैं आपको बताऊँ तो उसके पास सबसे कम कीमत का जानवर जो है वो 1,20,000 रुपये का था। मेरे कैमरामैन नौमान खान आपको दिखा सके तो बेरकम में जो है मंडी के जानवर यहाँ पे हैं पर भी हैं, हल्के जानवर भी मौजूद हैं। व्यापारी की भी जो है वो मूड है यहाँ पर फ़रोख्त करने का, लेकिन ख़रीदार जो यहाँ पर आ रहे हैं वो जो है वो ख़रीदार अपनी जेब के हिसाब से यहाँ देख रहे हैं जानवर, लेकिन उनको जो है जिसको मिल रहा है वो 5-5, 6-6 लाख के भी यहाँ से जानवर खरीद के जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो व्यापारी भी हैं और ख़रीदार भी हैं जो 1 लाख या 1-1.5 लाख के जानवर भी खरीद नहीं सक रहे। जी अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमाद, रुख करते हैं इस वक्त पेशावर का, जहां पर शाहिद खान होंगे, पेशावर का भी रुख करेंगे, कोयटा चलते हैं और अजीज़ मरी से बात करते हैं। अजीज़ बताइएगा, इससे पहले जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि मंडी में यहाँ पर इतना हमें कोई खास रश नहीं दिखाई दिया, कराची और इस्लामाबाद में भी ज़्यादा रश दिखाई नहीं दिया, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, जानवर की कीमतें बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं, तो लोगों में इज्तिमाई जो कुर्बानी है उसका रुझान आप देख रहे हैं कि इस बार ज़्यादा बढ़ गया है? जी मैंने मुख्तलिफ मंडियों में जो है रुख किया है और वहाँ पे हज़ारगंजी या दूसरे इलाकों के वहाँ के जो व्यापारी थे, ख़ासकर जो है भाग जो बोलान का इलाका है वहाँ से भी व्यापारी वहाँ पे आए थे। उनके पास जो है पहाड़ी बकरे भी थे और जो है भाग नाड़ी नस्ल के बैल भी थे, वो जहाँ लेकर आए, लेकिन उनकी कीमतें जो है आसमान से जो है बातें कर रही थी। ख़रीदार तो आ रहे हैं मगर चक्कर लगाकर वापस जा रहे हैं क्योंकि उनकी जेब जो इजाज़त नहीं दे रही है कि वो जो है जानवर जो है ख़रीद सकें। वो इस वजह से भी परेशान हैं कि जो जानवर लाए जा रहे हैं, क्योंकि एक तो हुकूमत की जानिब से जो है हर ज़िले में 144 भी लागू हो चुका है कि एक ज़िले से दूसरी जगह पर जो इन जानवरों को नहीं ले जाया जा सके। फिर भी जो व्यापारी हैं और भत्ताखोरी या किसी और तरीके से जो ज़िला पास करके चले जाते हैं, इस वजह से भी जो है महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है और जानवर जो महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि व्यापारी ये भी शिकवा कर रहे हैं कि कोयटा से जो पहले अफ़गानिस्तान की जानिब जो है माल मवेशी हम लोग वहाँ पे जाकर फ़रोख्त करते थे, फिर वहाँ के भी यहाँ कोयटा के लिए लेकर आते थे, अभी वहाँ पे भी जो है बैनुल सूबाई जो है पाबंदी आयद कर रखी है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। और उन्होंने जो है 1 साल से जो जानवर वहाँ पे अपने घरों में रखे थे, उन्हें पाला और पोसा, उनकी उम्र की खिदमत, फिर भी जो है उनके वो दाम मौसूल नहीं हो रहे हैं। अभी एक तो व्यापारी खुद भी परेशान हैं, जबकि जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अभी ईद में चंद दिन पड़े हुए हैं, फिर भी लोग ये कह रहे हैं, उनको ये आसरा है कि हम लोग जो है जाकर हो सकता है कोई सस्ते दामों में जो है जानवर मिल सके और वो जो है इज्तिमाई कुर्बानी कर सकें। जी ठीक है, अब ये भी बताएगा कि जो गर्मी का शदीद मौसम है, मवेशी मंडी में किस तरीके से इंतजामात किए गए हैं, जानवरों की सेहत के भी हवाले से बताइएगा। जी जहाँ पर अब लोगों ने व्यापारियों से जो बातें सुनी है उनका यही शिकवा है कि एक तो यहाँ पे जो है कांगो वायरस जो है फैला हुआ है, इसकी तरफ भी इंतज़ामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है। जहाँ पर जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमें शामियाने भी मुहैया नहीं किए हैं। उनके जो जानवर हैं वो धूप में बंधे हुए हैं और यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर चुका है। जबकि उनका यह भी कहना है कि वो दूर दराज से यहाँ पर जो आए हैं, सिब्बी खासकर जाफराबाद, नसीराबाद, वहाँ पे तो और ज़्यादा 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही थी। इस वजह से वो जानवर कोयटा की तरफ ले आए। यहाँ पे भी वही सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे भी जानब से ना इनके लिए कोई चारे का बंदोबस्त किया गया है, ना पानी का। ये लोग अपनी मदद आप के तहत जो है अपने जानवरों को जो है चारा और पानी वगैरह पिला रहे हैं। जी ठीक है, अजीज़ मरी आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हमाद, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले भी जिक्र किया पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, तो यहाँ पर तो मवेशी मंडियों में जो इंतजामात हैं वो तो बेहतर होने चाहिए और किसी किस्म के वायरस की कोई तस्दीक तो नहीं हुई यहाँ पर?
नहीं रबिया, अभी हमने जब कवरेज करी तो इस साल जो है किसी किस्म के वायरस की यहाँ पर अभी तक तस्दीक नहीं हो चुकी है। नॉर्दर्न बाईपास पर जो है वो फुली मेडिकल जो है टीम खड़ी करी गई है जो एंट्री गेट पर है, वो जानवरों की तस्दीक कर रही है, जानवरों को इंजेक्ट कर रही है और उसके बाद जो है वो चेक करके ट्रीटमेंट करने के बाद ही मंडी में दाखिले की जो है परमिशन दी जाती है। अगर किसी जानवर में कोई तस्दीक होती है कि किसी भी किस्म की बीमारी की तो उसको जो है क्वारंटाइन किया जाता है। वहीं एक जगह बनाई हुई है, वहाँ पर जो है उस जानवर को रखा जाता है तकरीबन 1 हफ्ते। उसके बाद अगर वो बीमारी ठीक होती है उसकी तो उसके बाद उसको मंडी में आने की इजाज़त होती है, अदरवाइज़ को वापस भेजा जाता है। लेकिन अब तक इस तरह की कोई इतला हमें नहीं मिली है किसी भी मंडी से कि जानवर में यहाँ पर कोई भी बीमारी पेश आई हो। हालांकि यहाँ पर जानवर की बड़ी तादाद मौजूद है, जानवर यहाँ पर हर तरह के मौजूद हैं, लेकिन जानवर की जो स्किन हमने देखी तो स्किन इस तरह की थी जिससे हमें ये लगा कि इस जानवर में कोई बीमारी है। लेकिन जब उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट वगैरह हुई, उसको जो है तिब्बी इमदाद की गई, तो उसके बाद जो है ट्रीटमेंट वगैरह टेस्ट करने के बाद उसके जो है पता चला कि वो उसकी स्किन इस तरह की है। कोई यहाँ पर जानवरों में इस तरह की कोई बीमारी अभी तक देखने में नहीं आई है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे पेशावर का, शाहिद खान से बात करेंगे। शाहिद खान, बताइएगा पेशावर की मवेशी मंडी में क्या हाल अहवाल है? यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी यकीनी तौर पर आपकी बात हुई होगी, उनका क्या रद्द अमल है और कितना रश या कितना फ़र्क आप देख रहे हैं पिछले साल की निस्बत इस बार? जी देखा जाए तो इस वक्त इस मंडी की अगर हम बात करें जो वो रिंग रोड की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है पेशावर की, और ये साल चलती है। लेकिन ईद के दिनों में जब ईद करीब आती है तो यहाँ पर जो रौनकें हैं वो बहाल हो जाती है, गाह का आना भी शुरू हो जाता है और जानवर भी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर लाए जाते हैं। रवा साल की अगर हम बात करें तो अभी तक जो है गाह न होने के बराबर है। एक सबसे बड़ी वजह तो यहाँ जो है वो गर्मी है, शदीद गर्मी है। इस वजह से जो गाह है वो सुबह से लेकर शाम बल्कि मगरिब तक वो यहाँ पर कम ही आते हैं। मगरिब के बाद जो है फिर रात गए तक यहाँ पर आना जाना रहता है गाह का। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ से हमारी गाह से बात हुई है और जो व्यापारियों से हमारी बात हुई तो सबका एक ही मुश्तरका बात है कि यहाँ पर इस मरतबा जो है कोई 40 से 45% जो है वो मवेशी जो है इस साल महंगे है। गुज़िश्ता साल जो जानवर 1 लाख का बिकता था वो अब 1,45,000 पे जो है वो उसके यहाँ पर नक़्स जो है वो किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो व्यापारी है वो भी काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि गाहक जो है गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत ही कम है, क्योंकि गाहक आती है यहाँ पे, जो गाहक आते हैं यहाँ पे वो कीमतें सुनकर वो भी चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे और वो जो पंजाब से या इधर उधर से जो मवेशी लाते हैं इस मंडी में जो व्यापारी हैं तो उनका ये कहना है कि वो एक तो ख़रीदते भी जो है वहाँ से वो भी महंगे है, और फिर जब यहाँ पर आते हैं तो अभी गाड़ियाँ जो है किराया भी बहुत ज़्यादा ले रही है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है तो लागत उस पर बहुत ज़्यादा आती है। फिर यहाँ पर मंडी में भी फ़ीस जो है वो अदा करनी पड़ती है, दीगर अखराजात भी जो है वो करने पड़ते हैं, तो काफ़ी महंगा हो गया। और अब उनकी कोशिश है कि वो कम से कम मुनाफा कमाए, लेकिन जो उनके पास जो मवेशी है वो फ़रोख्त करें। लेकिन जो दूसरी जानिब जो आवाम है उनकी इस्तेदाद जो है वो काफ़ी कम है और उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है तकरीबन जवाब दे गई है। बहुत ही जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो तो बेशतर जो है वो इस दफ़ा कुर्बानी से रह जाएंगे, अभी तक जो कीमतें हैं उसके की, लेकिन फिर भी वो अपनी जो हिम्मत है वो नहीं हार रहे और कहते हैं कि हम ईद की आखिरी दिन तक जो है वो मंडियों में जाएंगे, पता करेंगे, अगर उनके इस्तेदाद के मुताबिक कोई मवेशी उनको मिलता है तो वो ख़रीद के वो सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा करेंगे। लेकिन इस मरतबा मिडिल क्लास के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि कीमतें भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब अभी तक अगर देखें जो पूरी मंडी जो है इसमें गाहक जो है काफ़ी कम नज़र आएंगे आपको। उसकी वजह यही है कि बहुत ही शदीद गर्मी है 3 दिन से पेशावर में, उस गर्मी की वजह से जो गाहक है वो इंतहाई कम आ रहे हैं। दूसरी जानिब कीमतें भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यही वजह है कि लोग भी कम आते हैं और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की वो जवाब दे गई है। अच्छा शाहिद, ये भी बताएगा इंतजामात यहाँ पर मवेशी मंडी में किस तरीके से किए गए हैं, क्योंकि गर्मी अपने पीक पर है इस वक्त, और दूसरा जानवरों की सेहत के हवाले से भी बताइएगा, वेट डॉक्टर का भी यहाँ पर कोई इंतजाम किया गया है? जी बिल्कुल, जो मवेशी मंडी है इसके गेट पे ही जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं, स्प्रे के लिए भी अमला मौजूद है। अच्छा। और वो जो है वो जानवरों की चेकिंग भी करते हैं। अगर कोई जानवर बीमार हो तो वहाँ पर वो व्यापारी या जो फ़रोख्त करने वाले वो आके वो डॉक्टर को शिकायत वो कहते हैं कि फ़ला जो मवेशी है वो बीमार है, तो वो आके चेक भी करते हैं। लेकिन ये एक बात जो है वो सामने आई है कि जो कांगों के स्प्रे के लिए यहाँ पर लोग मौजूद है तो वो गेट पर जो है वो स्प्रे नहीं करते बल्कि अंदर जाके वो स्प्रे करते हैं।
और होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही मवेशी जो है वो गेट के अंदर इन हो तो उस वक्त उसकी चेक इन की जाए और वो देखा जाए कि आया इसमें जो खुसूसी तौर पर इसके कान चेक किए जाते हैं कि वहाँ पे जो फ्लाई है जो जिसकी वजह से वो कांगो फैलता है तो वो तो मौजूद नहीं किसी जानवर में, तो वो यहाँ पे उसकी कमी नज़र आई है। बाकी स्प्रे वाले की टीम जो है वो मौजूद है, स्प्रे भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर करना चाहिए वहाँ पर थोड़ी वो हो रही है, क्योंकि जब एक मरतबा जो जानवर है वो अंदर दाखिल होता है तो उसके बाद ही उसकी चेकिंग होती है और फिर उसके बाद वो स्प्रे भी होता है। तो दूसरी जानिब जो दूसरी यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं उनसे आपकी बात हुई, वो क्या कहते हैं? सेटिस्फाई, मुतमईन दिखाई देते हैं जानवरों की कीमतों के हवाले से, या महंगाई का ही रोना रो रहे हैं? जी जैसा कि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि गाहक जो है वो काफ़ी परेशान है, और जो गाहक से हमारी बात हुई 2-3 बंदों से ऐसे भी हमें मिले हैं जिनका कहना है कि वो तकरीबन 4-5 रोज़ से मुख्तलिफ मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं। पेशावर में जितनी भी मंडियाँ हैं मवेशियों के वो चक्कर लगा चुके हैं और वहाँ पर कीमतें जो है काफ़ी ज़्यादा है। अभी उनका ये कहना था कि यहाँ पर भी काफ़ी कीमतें ज़्यादा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आस पास के जो देहात हैं अब वहाँ पर विज़िट किया जाए और जो लोग जो है जो ज़मींदार है या जो किसान है जिन्होंने अपने लिए पाले हुए हैं तो ठीक है, शायद साथ रहिएगा। हमाद की जानिब बढ़ूंगी कराची में। हमाद बताएगा, ये तो हमने ग्राहकों के जो मसाइल है उन पर गुफ्तगू की, रेट के हवाले से बात की, जो व्यापारी यहाँ पर मौजूद है उनके क्या मसाइल हैं उनसे भी आपकी बात हुई होगी, वो क्या कहते दिखाई दे रहे हैं? जी ये हमाद यूसुफ आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हम आज से भी दोबारा राब्ता कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अजीज मरी कोयटा में मौजूद हैं, उनकी जानिब मैं रुख करना चाहूंगी। अजीज आप बताइएगा, जो यहाँ पर व्यापारी हैं वो क्या शिकायत कर रहे हैं? रश कम है, इतनी इस बार जो है वो सेल नहीं हो पा रही, लोग नहीं आ रहे, क्या वजह है? जी असल में जो हम लोग उनसे जो हमें मालूम करने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि तो यहाँ पे इंतज़ामात बिल्कुल नहीं हैं और जहाँ पे वो रोडों पे पड़े हुए हैं, इंतज़ामिया का कोई वजूद यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और जबकि जहाँ पर रहजनी की जो है वारदातें भी जो है तवातर से हो रही हैं, उनसे जो है बकरे भी छीन कर लिए जा रहे हैं, इस वजह से वो परेशान हैं। जबकि उनका यही कहना है कि हम लोग जो है महंगे दामों जानवर यहाँ पे ख़रीद कर लाए हैं, हमें जानवरों के साथ साथ जो है हमें अपनी जानों के भी लाले पड़ चुके हैं। अभी वो यही बहस आपस में कर रहे हैं कि यहाँ पे कोटा की सूरत भी ख़राब दिखाई दे रही है और ईद में जो चंद दिन रह गए हैं, अब उनका यही कहना है कि हम लोग जो है दोबारा जिन इलाकों से वापस आए हैं, जहाँ सिबी, बोलान, भाग या दूसरे जो इलाके हैं जैकबाद, सिंध के, हम लोग यहाँ से जो है वापस जाकर उन मंडियों का रुख करेंगे जहाँ पे तो कोई ग्राहक में जो गायक है हमें नज़र भी नहीं आ रहा है। क्योंकि गायक भी तो यही शिकवा कर रहे हैं क्योंकि ये जो जानवर यहाँ पे जो है फरोख्त करने के लिए व्यापारी यहाँ पर लाए हैं, मगर ये जो है एक तो इनका जो वज़न है वो खासा जो है कम है, जबकि उनकी जो खरीदे कुव्वत से भी बाहर है। और ये जो है एक तो महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जबकि व्यापारियों ने अभी मज़ीद जो उन्होंने ये जो है चालाकी की है या एक इनाम के तौर पर उन्होंने ये किया है कि जो हमसे 2 बकरे लेगा, जो पहले जो इनकी जो एक बकरे की जो कीमत है वो 1 लाख रुपए तक है, तो उनका यही कहना है अगर जो ख़रीदार यहाँ पे आएगा अगर 2 बकरे लेगा तो हम जो है उन्हें। ठीक है, आप साथ रहिए। अजीज मरी लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर से अब्दुल वहाब ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल वहाब, लाहौर में आप किस मकाम पर मौजूद हैं? कौन सी मवेशी मंडी है? रश है यहाँ पर या नहीं है? सफाई सुथराई की क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल नबिया, इस वक्त मैं शाहपुर काजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। अगर यहाँ की बात करें तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर अभी गाहक ना होने के बराबर है। गाहक यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहे, चूंकि गर्मी ज्यादा है और इसलिए गाहक जो है वो शाम को निकलता है। अगर बात करें मार्केट की, मंडी के अंदर जो जानवरों की सूरत हाल है तो वो जानवरों के लिए यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं जहाँ से पानी पीने के लिए व्यापारी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो जानवरों के पीने के लिए पानी का इंतजाम है वो भी यहाँ पर किए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जानवरों की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 1,60,000 से 1,80,000 रुपए जो है वो उसकी कीमत यहाँ पर मुकर्रर की गई है। जो व्यापारी 1,60,000 से 1,80,000 रुपए 3 से 3.5 मन का जानवर यहाँ पर फरोख्त कर रहे हैं। अगर बात करें बकरे की, छोटे जानवर की, तो वो तकरीबन अगर बात की जाए तो 45 किलो जिंदा जो जानवर है वो तकरीबन यहाँ पर 65 से 70,000 रुपए उसके मांगे जा रहे हैं। तो मंडी की सूरत हाल यह है कि
जो है वो मंडी चूंकि 75 तकरीबन जो है वो एकड़ के रकबे पर मुहित है, और लेकिन यहाँ पर लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी ये हर साल जो है वो यहाँ पर कायम की जाती है। तो ये मंडी जो है वो इस वक्त भी गाहकों की राह देख रही है। गाहक इस वक्त बिल्कुल नहीं निकला, जबकि व्यापारी हजरात का कहना है कि गाहक जो है वो शाम के वक्त निकलता है लेकिन कीमतें सुनकर वापस चला जाता है। और व्यापारियों से जब इस हवाले से बात की गई कि कीमतें इतनी ज्यादा क्यों है, तो वो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि महंगाई मैं भी लाहौर में मौजूद हूँ, गर्मी की शिद्दत तो नो डाउट बहुत ज्यादा है। ये बताइएगा जो मवेशी मंडी है वहां पर इंतजामात किए गए हैं जानवरों की सेहत के हवाले से भी खासकर हमें बताइएगा, इंतजामात आपने यहाँ पे कैसे देखे? जानवर जो बीमार होता है या उसे बीमारी जो है वो निकलती है उसको उससे जो है वो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाती है जानवरों को यहाँ पर तो उससे जो है वो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाती है जानवरों को। यहाँ पर अमला जो है वो डॉक्टर्स का मौजूद है। उसके अलावा अगर इंतजाम की दीगर बात करें तो 8 CCTV कैमरे जो है वो नस्ब किया गया है मवेशी मंडी के अंदर, जो मॉनिटर किए जा रहे हैं। जो इंतजामिया पंजाब कैटल मैनेजमेंट मार्केट एंड डेवलपमेंट कंपनी है उसके दफ्तर के अंदर यहाँ पर जो है वो 8 कैमरों को मॉनिटर किया जा रहा है पूरी मंडी को उन कैमरों की मदद से। उसके अलावा 100 के करीब पुलिस के जवान है जो 2 शिफ्टों में, मॉर्निंग और इवनिंग में जो 2 शिफ्टों में यहाँ पर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के वाकया देखने में आए कि व्यापारियों के साथ जो वो हाथ भी हुए कि जाली नोट दे के चले गए। कुछ व्यापारी जो है वो यहाँ पर इस तरह भी देखे गए कि उन्होंने जानवर ठीक नहीं बेचे। तो शिकायत के जो है ये यहाँ पर मंडी की जो मैनेजमेंट कंपनी के जो यहाँ पर इंतजामिया उनके दफ्तर में जो है वो इस तरह का तांता बंधा रहता है कि लोग जो है वो अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर आते हैं और उनकी शिकायत को हल भी किया जा रहा है। उसके अलावा पुलिस एहलकारों के साथ जो ट्रैफिक वार्डन्स है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मवेशी मंडियों में मौजूद थे और वहाँ की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। कोयटा से अजीज मरी, पिशावर से शाहिद खान, कराची से हमाद यूसुफ, लाहौर से अब्दुल वहाब और इस्लामाबाद से फैजुल हसन मलिक ने हमें अपडेट किया। तो नाजरीन प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं अहम अदालती मामले से मुतालिक। तो नाज़रीन फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी अरकान के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा है कि 1998 में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आया। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले में आर्मी एक्ट को जेर बहस नहीं लाया गया और जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने आर्मी एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया। आर्मी एक्ट हो या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, फौजी अदालतों में ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। इसी की डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ रिपोर्टर शिराज अहमद शिराजी भी मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे इस समाअत से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतल्लिक केस की समाअत इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी अरकान के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा है कि 1998 में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आया था और मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले में आर्मी एक्ट को जेर बहस नहीं लाया गया, जिसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि आपने आर्मी एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया। आर्मी एक्ट हो या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, फौजी अदालतों में ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। अहम केस की डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुतालिक इस वक्त केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी अरकान के वकील फैसल सिद्दीकी ने भी दलाइल दिए और ये कहा कि 1998 में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आया और मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले में आर्मी एक्ट को जेर बहस नहीं लाया गया। एक और अहम खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। 9 मई से मुतालिक वाक़यात में थाना तरनौल में जो दर्ज मुकदमा है उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। दोनों रहनुमाओं की 1-1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई है और अदालत ने पुलिस को असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से भी रोक लिया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 9 मई को जो जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस है इसकी डिटेल्स जानते हैं जिशान सईद से। जिशान बताइएगा अहम अदालती मामले से मुतालिक।
जी बिल्कुल, ये सानिया 9 मई के वाक़ये के तनाजुर में PTI रहनुमाओं असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर तरनौल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर उन्होंने मकामी अदालत से रुजू किया था और मकामी अदालत ने उनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कराई थी, जिसके बाद 2 मरतबा इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने के बाद कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत लेने के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उनकी एक लाख मचल को उनके वक्त 10 जुलाई तक जो है वो जमानत मंजूर कर ली, जबकि इस्लामाबाद पुलिस को दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग इन न्यू पाकिस्तान। तो नाजरीन, प्रोग्राम में अब कुछ बात करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, माशरे की बात करें, जिस तरफ निगाह दौड़ाई जाए हर एक हमें खुदगर्जी का खौल चढ़ाए मशीनी तर्जी जिंदगी गुजारता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का इंसान माशरती अदबो आदाब से अक्सर नाकिफ दिखाई देता है और किसी भी माशरे की जो खूबसूरती है वो म्याना रवी होती है, तहम्मुल मिजाजी है, रवादारी है, अदलो इंसाफ है, प्यार मोहब्बत है, जिसका हम बहुत ही फुकदान देख रहे हैं अपने माशरे में। अगर माशरे में इन चीज़ों का फुकदान बढ़ जाए तो फिर शिद्दत पसंदी, जारहानापन, गुस्सा, अदम बर्दाश्त और जो लाकानूनियत है वो वजूद में आते हैं। तो आज हम अपने इसी इंसानी रवैये के हवाले से बात करेंगे कि जो अदम बर्दाश्त है वो हम देख रहे हैं कि हमें बहुत बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हम अपने रिलेशंस भी ख़राब करते हैं। इवन के सड़क पर अगर कोई अननोन शख्स भी हमें दिखाई देगा तो हम उस पर भी जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, जारहाना रवैया अपनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं। तो उनसे आज हम तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और जो मेंटल पीस है वो किस तरह से हासिल किया जाए, एंजाइटी और स्ट्रेस से कितना दूर रहा जाए, वो आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी अच्छा है और मेंटल पीस के लिए भी अच्छा है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। तो जो अदम बर्दाश्त का ये जो मामला है, ये जो किस्सा है, ये आज के इंसान का, आज के दौर का नहीं है, तो बड़ी देर से चला आ रहा है। अच्छी बात यह है कि आज हम इस पर बात कर रहे हैं, इस पर अवेयरनेस के हवाले से कैंपेन्स हो रही हैं। पहले तो बिल्कुल बात भी नहीं होती थी, लेकिन मसला तब भी था और मसला आज भी है। जी बिल्कुल, मसला तो ये काफ़ी पहले से ही है, लेकिन अच्छी बात है कि हमने इस पे बात करना शुरू कर दी, ताकि मसले को अंडर द कारपेट छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। इसको डिस्कस करके इसका हल निकाल के मसलों को ख़त्म हमें करना चाहिए। अब जहाँ तक तो बात है जी, अदम जो बर्दाश्त हम में बढ़ गई है, झगड़े हो रहे हैं, और आजकल तो ना सिर्फ कि हमारी फैमिली लाइफ में हो रहे हैं, बल्कि आजकल तो आप देखें कि बाहर भी यही चीज़ें चल रही हैं। ओवरऑल एक क्यास और इंतशार की सिचुएशन हमें अपनी कंट्री में भी नज़र आ रही है। एक चीज़ तो हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए, किसी भी तरह की अदम बर्दाश्त, किसी भी तरह का झगड़ा हमेशा जो है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, ये किसी सूरत में अदम बर्दाश्त, तोड़ करना, वायलेंट बिहेवियर होना, फ्रस्ट्रेशन किसी भी तरह की हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, या उसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपको कौन सी चीज ट्रिगर कर रही है, परेशान कर रही है। जी बिल्कुल, ये फ्रस्ट्रेशन किसी भी वजह से हो सकती है। ये हमारी हेल्थ की वजह से हो सकती है, कोई फाइनेंशियल मसले हो सकते हैं, कोई गर्मी की वजह से हो सकती है, उसके अलावा और भी जो हमारी अगर कोई अंदर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोई स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह, उससे भी हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। तो असल में ये जो फ्रस्ट्रेशन ही है जो हमें ऐसी चीजों की तरफ उभारती है कि जलाओ कर दो, गिराओ कर दो, फलां को कुछ अलकाबात से नवाज दो। ओवरऑल अब हम इंसान क्या करते हैं, हम अपने जो फ्रस्ट्रेशन है, जब हमें मौका मिलता है तो हम उस पर अच्छा सा एक लबादा ओढ़ देते हैं, कि जैसे कि आजकल आप देखें कि सियासी इंतशार काफी फैला हुआ है। वीडियो वायरल हुई जो इसहाक डार साहब ने सहाफी को थप्पड़ सीध दिया, इसकी एक मिसाल है जो हम बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जितना भी ये जो इंतशार है, ये लोगों को एक बहाना मिल गया अपनी फ्रस्ट्रेशन को डिस्प्ले करने का। वो कहीं पे जाके जलाओ कर दिया, कहीं पे गिराव कर दिया। और फिर आप देखें कि आजकल हमारे जो टेंडेंसीज है, पॉलिटिकल टेंडेंसीज कितनी शिद्दत इख्तियार कर गई है। वो एक पार्टी दूसरी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो इतना लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपने कभी देखा है कि जब जैसे कि जो एक श्रीलंकन शख्स जिसको जलाया गया, जो पाकिस्तान में मौजूद था, जब मॉब इकट्ठा होता है तो उनमें से किसी को मालूम नहीं होता कि इस शख्स को क्यों मारा जा रहा है, इसने क्या किया है। वो देखते हैं कि अच्छा 3-4 लोग लगे हैं,
मॉब बनता जाता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है, अपना जो गुस्सा है वो निकाल रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मॉब में फिर एक जब लोग मॉब का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर इंडिविजुअल माइंड जो है ना वो खत्म हो जाता है, फिर वो एक मॉब मेंटालिटी बन जाती है। अब जितने भी वहां पे इंडिविजुअल है वो मॉब उनको लेके चल रहा है, वो मेंटालिटी उनको लेके चल रही है। और आप देखें कि हमेशा जो मॉब मेंटालिटी है वो हमेशा ही वायलेंट होती है, क्योंकि अगर मॉब में सारे ऐसे लोग भी शामिल हों जो कि बिल्कुल नॉन वायलेंट हों, बिल्कुल डव किस्म के लोग हों, लेकिन जब मॉब में वो मिलेंगे वो वायलेंट टेंडेंसी में आ जाएगी। मॉब मेंटालिटी उनकी जो इंडिविजुअल मेंटालिटी है उन पे कंट्रोल कर लेगी और उसके बाद वो फिर वायलेंट होके जो आपको पता है आजकल हो रहा है। अब जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन का आपने जिक्र किया, जो फ्रस्ट्रेशन होती है वही हमें अदम बर्दाश्त की जानिब लीड करती है और हमारे सारे हो जाए। अब हम देखते हैं कि एक शख्स जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, चाहे वो मर्द है या औरत है, किसी भी वजह से जो भी रीज़न है, जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमारा रवैया कितना नाइस होता है, हम कितने काइंड हैं, हम कितने हम्बल हैं, हमसे बेहतरीन इंसान तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे हम अपने घर में एंटर होते हैं तो हमारे जो आसपास के लोग हैं, आपकी बीवी है या जो आपका शौहर है या जो आपके पेरेंट्स हैं, हमारा रवैया उनसे इतना वर्स्ट होता है। तो इसका तदारुक किस स्टेज पे आके करना है कि जो हमारे रवैये हैं वो हमारे अपनों के साथ इतने ख़राब हैं, हमें हेल्प की ज़रूरत है, हमें थेरेपी की ज़रूरत है। कौन हमें बताएगा हम खुद को कैसे ठीक करें? क्योंकि आज के दौर में जितने घर ख़राब हो रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स बिगड़ रहे हैं, उसकी भी एक यही वजह है। जी बिल्कुल, उसकी भी यही वजह है। अब ऐसा क्यों होता है कि एक शख्स बाहर बहुत अच्छा है, बड़ा नाइस है, जैसे आप कह रही हैं, पेरेंटली बहुत बेहतर है, लेकिन घर में वो झगड़ा कर रहा है या इस तरह के मामला। अब यहाँ पे ना रोल्स का फर्क है। बाहर उनका एक प्रोफेशनल का रोल होगा, वो दोस्त के रोल में बहुत अच्छा या अच्छी हो सकती हैं, वो किसी नेबर के रोल में अच्छा या अच्छी हो सकती है। लेकिन जहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ का रोल आता है तो आमतौर पर ये देखा गया कि बाकी जो लोग जो सारे रोल्स में बड़े अच्छे होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रोल में वो थोड़े से आमतौर पे नेगेटिव हो जाते हैं। अब इसमें क्या वजह क्या है कि होता क्यों है? देखिए, आम तौर पे ना हमारे जो माशरे में जो ट्रेनिंग हुई है या जो लर्निंग और एजुकेशन हमने अपने लोगों को दी है, वो हम जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है वो कहीं गलत तरीके से लर्न करवा बैठे हैं अपने लोगों को। लोग ये समझते हैं कि जी हस्बैंड वाइफ में हमने किसी को स्पेस नहीं देनी, हमने एक दूसरे की इज्जत नहीं करनी। ये आप देखें कि जैसे आपने बताया कि माशरे में अदरवाइज हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन इस रोल में हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल अपना निकाल देते हैं। ऑब्वियसली जो अपनी अंदर की चीज है वो निकालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसका अगर तदारुक करना है इस तरह की फ्रस्ट्रेशन का, तो हमें अपने लोगों को ये सिखाना है कि हस्बैंड वाइफ में इज्जत और एहतराम बहुत ज्यादा जरूरी है। बर्दाश्त की भी हम बात करते हैं कि टॉलरेंस नहीं है, तो वहां पे कंट्रोलिंग बिहेवियर भी उसकी वन ऑफ द मेन रीजन है स्पाउस की। जब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग, तो ये हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं कि दे आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज ना। तो अगर आपका इख्तिलाफ भी है, किसी सोच पे है, तो वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन। तो जब आपकी सोच अगले की सोच नहीं हो सकती, वहां पर भी टॉलरेंस खत्म होती है, डिबेट शुरू होती है, मसले शुरू होते हैं। तो यही तो अच्छी बात है ना जी, यही तो गुलदस्ता है, यही तो रिलेशनशिप है कि दो लोग अगर एक जैसे होना तो मुमकिन ही नहीं है। जैसे हमारी शक्लें एक जैसी नहीं हो सकती, इसी तरह से हमारी सोच, मेंटालिटी ये बिल्कुल एक जगह हूबहू सेम होना मुमकिन नहीं है। यही तो खूबसूरती है रिलेशनशिप की कि हमने डिफरेंसेस को बर्दाश्त करना है, और अगर हम डिफरेंसेस होंगे तो फिर ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। मसला ये है कि हम, जैसे आपने बताया कि ओवर कंट्रोलिंग हो गए हैं। नहीं, जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, आम तौर पे देखा गया। रिलेशनशिप की नहीं, ऑफिस में भी जो बॉस है वो हमेशा ठीक होता है, ही इज ऑलवेज राइट। तो ये रवैया हर जगह है ओवरऑल इन आवर सोसाइटी। जी, ये जो डोमिनेंट रोल है, इसका ये रवैया है, चाहे वो हस्बैंड के रोल में डोमिनेंस हो, चाहे बॉस के रोल में हो। लेकिन आप देखिए कि इससे गलत होता है, ये अच्छा नहीं है ना। अगर एक बंदा डोमिनेटिंग चाहे रिलेशनशिप में रहेगा, रिलेशनशिप खराब होगा। और अगर एक बॉस डोमिनेटिंग रहेगा अपने काम के, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट टॉक्सिक होगा, लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, लोग ठीक तरह से अपना उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे, जिससे ऑब्वियसली और नुकसान होगा। डॉक्टर अली इस्माइल, हमने अभी तो सिम्टम्स की बात की, वजूहात की बात की। अब मैं जानना चाहूंगी कि हाउ टू सीक हेल्प एंड व्हेन टू सीक हेल्प। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन टू सीक हेल्प एंड हाउ टू सीक हेल्प। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आपको कोई मसले हैं और आप खुद अपनी तौर पे ये मसले हल कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आप उससे निकल आ रहे हैं, कुछ मेडिटेशन के थ्रू, थोड़ा सा आप अपनी कोई लाइफस्टाइल चेंज करने के थ्रू, अगर आप तो निकल पा रहे हैं, तब तो आपको किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ छोटे से मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूं, मैं परेशान हूं, मेरा मेंटल पीस वो नहीं है, मैं ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, और ओवरऑल मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में उतनी लेवल ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, ये एक रेड साइंस है, ये हमारे इंडिकेटर्स
हैं। जब किसी को लगे कि मेरा मेंटल पीस कंप्रोमाइज है, मैं लाइफ से खुश नहीं हूं, मैं चीज़ें मेरे ऊपर ओवरवेल्म हो रही हैं, मुझसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, तब हमें एक हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत होती है। तो ये एक कुछ साइंस हैं। और जहां पे मैं आपको बताऊं कि आजकल तो बहुत सारे लोगों को ये जरूरत है। एक इतना नफसा नफसी का दौर है, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, इतने हमारे आजकल एक शख्स के रोल हैं, हम जॉब भी करनी है, हम हस्बैंड भी हैं, हम बेटे भी हैं, हम बेटी भी हैं, हम फादर भी हैं, मदर भी हैं। तो इतने सारे रोल कॉन्फ्लिक्ट में आजकल हर दूसरे बंदे को स्ट्रेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्ट्रेस का एनवायरनमेंट है, नो डाउट। हमारे टीवी शोज, टॉक शोज, इवन मॉर्निंग शोज, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम मुल्क की पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो कितना डिस्टर्ब है, तो हर बंदा इस वक्त किसी ना किसी स्ट्रेस में ही है, एंजाइटी में ही है। अब दिन भर की थकावट और काम और इस स्ट्रेस को हम लेकर काम कर रहे होते हैं। ऐसी कोई टिप मैं चाहूँगी आप शेयर करें हमारे देखने वालों के साथ कि क्या ऐसा किया जाए कि जो रात की नींद है वो पुरसकून हो, या अपने मेंटल पीस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जहां तक जी अगर नींद की बात है तो नींद के आजकल मसले तो बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट हम नींद को अपनी इस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि हम ये सोच लें, इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि मैंने बेड पे तब जाना है जब मैंने सोना है, और फोन से भी दूर रहे। ऑब्वियसली नेक्स्ट में यही कहने वाला था। और जब मैंने बेड पे जाना है तो मैंने सारी चीजों को पीछे छोड़ के जाना है। अगर मेरे माइंड में, आमतौर पे नींद तभी खराब होती है ना, दिन में किसी ने कुछ बुरा कह दिया, कोई मसला माइंड में अटका हुआ है, वो हम रात को सोचते रहते हैं। हमने इस चीज को प्रैक्टिस करना है कि जब मैं बेड पे जाना है तब सारी चीजें मैंने पीछे छोड़ के जानी है। ये मैं फिर कल इसको दोबारा ऑन कर लूंगा या कर लूंगी। इन चीजों को ये करना थोड़ा सा शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आदत पड़ेगी ना फोन यूज करना बेड पे 2-3 घंटे, उससे पहले उसके अलावा हमने सोना नहीं। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम इसमें जो है वो हमारी कुछ एक्सपर्टीज आ जाएंगी। नींद तो इस तरह से बेहतर की जा सकती है। अब अगर हम बात करें अपनी ओवरऑल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की बात करें और इसमें फिजिकल हेल्थ भी शामिल है, तो 2-3-4 चीजें हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो हर शख्स को एक फिजिकल एक्टिविटी मुनासिब करनी चाहिए। नींद आप अच्छी ले, नींद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जब भी आपको टाइम मिले आप सोया करें, आराम किया करें, इसके बगैर गुजारा नहीं है। उसके अलावा आप अपनी डाइट को बैलेंस करें, अच्छा खाना खाएं, और इसके साथ साथ आप देखें कि अपनी जो मेंटल हैबिट्स हैं उसको चेंज करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ये कर दिया कि एक चीज हमारे माइंड में आ गई और हमने उस पर सोचते जाना, ओवर थिंकिंग की आदत। तो इन ऐसी चीजों को खत्म करें। अजमल ने बड़ी जबरदस्त बातें हमारे साथ की मेंटल पीस एंड हेल्थ से मतलब। थैंक यू सो मच आपने हमें जो प्रोग्राम, और इसके साथ साथ हमें हमारे मसलों को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है, अपने रवैयों पर नजर डालना बहुत जरूरी है, उनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। तो नाज़रीन, ये तो आज का प्रोग्राम था, वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर को। एक अच्छा सा वीकेंड स्पेंड कीजिए। जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।